बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम मानु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आज लेके आई हैं आप लोगों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन सेशन। हाँ जी, तो आप लोगों का एग्जाम परसों है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन सेशन लेके आई हूँ फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। हाँ जी मैम, इलेक्ट्रिसिटी में तो हमें दिक्कत आती है। आप फटाफट से रिकैप करा दो, फटाफट से रिवाइज करा दो तो बात बन जाएगी। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये एक रिवीजन सेशन लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे, अच्छे अच्छे सवाल भी लगाएंगे और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और यहाँ अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से सारी चीजें सुनना। ओके, क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं बोलूंगी उनके फटाफट मुझे आंसर्स निकाल के दिखाना और आपका एकदम इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से क्लियर टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो करें शुरू। आइए बेटा, तो चलिए देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज की, राइट। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हमें यह भी पता है कि दोनों के बीच में रिलेशन भी है। उसके बाद हम बात करेंगे वेरी फेमस लॉ, कौन सा? ओम्स लॉ, जो आपको रिलेशन देता है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। फिर हम बात करेंगे कि आखिर रेजिस्टेंस क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिस्टिविटी। यस, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हाँ जी, सीरीज एंड पैरेलल, वो कॉम्बिनेशन की हम बात करने वाले हैं। और फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे मैम, आपने तो सारे टॉपिक्स ले लिए। हाँ जी, ये रिवीजन सेशन जो प्लान किया गया है उसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर हो जाएगा और वो भी बहुत कम से कम टाइम में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कम से कम टाइम में मैं आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर को करा दूंगी रिवाइज। तो चलिए करें शुरू। हाँ जी, तो जैसे कि बात हुई है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो हम समझें कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सोचो ना, दुनिया में हम आसपास अपना चीजें जो यूज कर पा रहे हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज हो पा रही हैं, जैसे कि फ्रिज, गीजर, मशीन जो काम कर रही हैं, ये सारी कैसे काम कर रही हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है तो ये सारी चीजें वर्क कर पा रही है, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पहले क्या आ जाती है? अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, कि जब चार्ज फ्लो करता है, मूव करता है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हमें मिलती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये समझना तो बहुत जरूरी है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये ध्यान से देखिए बेटा, एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है कि एक्चुअली ना ये प्रॉपर्टी होती है। सही बात है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है? दूसरे किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। सही बात है। देखो, दुनिया में वैसे तो बॉडीज कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगर हम रबिंग करके कंडक्शन मेथड से या इंडक्शन मेथड से एक बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी बॉडी में अगर भेज दें, तो बॉडीज फिर न्यूट्रल नहीं रहती, क्या हो जाती है? चार्ज, राइट। चार्ज, जैसे मान लो हमने कहा एक बॉडी है जो चार्ज बॉडी है, तो वो दूसरी चार्ज बॉडी पे क्या कर सकती है? रिपल्शन। यस, तो रिपल्शन इज लाइक द इलेक्ट्रिक फोर्स। या फिर वो क्या कर सकती है? उसको अट्रैक्ट। ठीक है ना। तो रिपल्शन में हम ऐसे बना देते हैं एरोस, ये देखिए, रिपल्शन ऐसे बना लो एंड अट्रैक्शन के लिए ऐसे बना लो। ओके, तो ये हमने बोल दिया, दिस इज अबाउट द चार्ज। और बताइए बेटा, चार्ज के बारे में हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी पे दो तरह के चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं। यस, एक चार्ज पॉजिटिव पॉसिबल हो सकता है तो एक नेगेटिव पॉसिबल हो सकता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? बताइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे बताइए कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? सेम वही होता है जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, वो बस नेगेटिव में होता है, ये आपका पॉजिटिव में रहेगा। हाँ जी, यस। तो ये सारी हमारी बातें हो गई चार्ज के बारे में। और मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? बोलो, चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है क्या?
नहीं ना। तो चार्ज कैसा होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये सारी बातें हम बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने जैसे आपको बताया कुछ प्रॉपर्टीज में से कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। उसके पास दो तरह के चार्ज पॉसिबल होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हो गई। चार्ज इज कंजर्व, मतलब क्या होता है ना, आप ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हो, ये लेके आते हो, बट ओवरऑल ना चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है ना। आपका कभी ऐसा नहीं होगा अब बॉडी पे अपने आप ही कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वैसा नहीं होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। देन आफ्टर दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब बेटा क्या होता है? वो ये बोलता है कि अगर बॉडी ए से अगर आप बॉडी बी में चार्ज को ट्रांसफर करोगे, तो हमेशा ऐसे ट्रांसफर करोगे कि 5 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, 10 को भेज दिया, 8 को भेज दिया। ऐसे नहीं ट्रांसफर करोगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, नो। 2.7 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, नो। ऐसे नहीं भेज सकते। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसी को ही बुलाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम में अगर आता है तो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन इट। ठीक है, चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय E, एंड द फॉर्मूला इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू E। Q क्या है? टोटल चार्ज। ओके, n क्या है? नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स को भेजा है। और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को भेजा है तो माइनस, है ना, प्रोटॉन को भेजा है तो पॉजिटिव। गॉट इट? समझ गए? तो ये हो गया अबाउट द चार्जेस। चार्ज हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी में आके चार्ज क्या होता है। अब छोटी सी बात एक कर लेते हैं बेटा, ये एग्जाम में क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, है ना। एक बॉडी में अगर चार्ज नहीं है, आपने चार्ज को इंड्यूस किया, चार्ज को जनरेट किया, तो वन ऑफ द वे टू इंड्यूस द चार्ज और जनरेट द चार्ज इज बाय रबिंग मेथड। ठीक है, अब उसमें क्या होता है ना, कई बार पूछ लेते हैं कि अच्छा अगर ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को हमने रब किया एक साथ, तो ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आएगा? तो हम याद रखेंगे ग्लास रोड पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। उसी तरह से अगर वुलन क्लॉथ को हमने एम्बर या फिर रबर शू इन सब के साथ अगर ऐसे रब किया, तो वुलन क्लॉथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ड्राई हेयर और कॉम के केस में ड्राई हेयर पे पॉजिटिव, कॉम पे नेगेटिव। कैट स्किन में पॉजिटिव, इबोनाइट रोड पे नेगेटिव। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव आएगा। क्लियर? ओके, चल एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। निकालिए। इसमें देखिए क्या पूछा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बताना है। ठीक है, तो एक चीज हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। तो अभी हमसे 1 कूलम के लिए पूछा है, तो आप इसको डिवाइड कर दो ना, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, यस बेटा। अब 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जा सकते हो तो वो +19 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप डिवाइड करोगे 1 बाय 1.6 एंड इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली यू विल बी गेटिंग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको जरूर याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? चल आइए बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चार्ज हमें समझ में आ गया। चलिए बेटा कमेंट्स में लिखिए यस मैम, चार्ज हमको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया है। चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चलें, तो उसमें क्या आ जाता है? करंट। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो ये लिखेंगे हम, rate of flow of electrons in a conductor is known as electric current. Okay, now it's a scalar quantity. करंट क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी।
ऑल्दो आप कहोगे मैम बट हमें तो ये पता है कि करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट? बट ये क्या करता है, आपके वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है? सो व्हाट वी कैन से, करंट, करंट क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। और अभी हमने पढ़ा था चार्ज, अगर टोटल चार्ज की बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो NE/T भी होता है। तो बेटा ये और ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं SI यूनिट ऑफ करंट की। तो करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ओके? बट हाँ, इसके अलावा भी और तरह से हम यूज करते हैं इसे, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग इसे 1 मिली एम्पियर, मिली, ओके, उसमें यूज करते हैं। ये होता है 10 की पावर -3 एम्पियर के इक्वल। उसी तरह से 1 माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। इस तरह से भी यूज किया जाता है, ओके? अब हम बात करें द डिवाइस टू मेजर द करंट, ओके? द डिवाइस टू मेजर द करंट इज कॉल्ड एमीटर, एमीटर, ठीक है? और एमीटर हमेशा कैसे लगाया जाएगा? किसी भी सर्किट में अगर हम बात करें तो इसका कनेक्शन सीरीज में होता है, ओके? सीरीज में। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई एमीटर आपने कैसे कनेक्ट करना है? तो वो ध्यान रखेंगे सीरीज में कनेक्ट करना है। और फिर ये भी पूछ लेते हैं कि सीरीज में क्यों कनेक्ट किया? बिकॉज इसके पास क्या होता है? लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, इसलिए हम इसको सीरीज में लगा लेते हैं। तो आपको एमीटर किसकी वैल्यू देगा? करंट की वैल्यू देगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया एस्टिमेट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, दिस इज चार्ज बाय टाइम। चार्ज बाय टाइम मतलब कूलम अपॉन सेकेंड, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना? ये भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ रही है कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब कोई हमसे पूछ ले कि भाई 1 एम्पियर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि अगर एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इस वायर से पास कर जाए, है ना, एक सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज यहां से पास कर जाए तो वो कहलाता है 1 एम्पियर। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ जी। आइए बेटा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। A total charge of 90 coulomb flows in a conductor during a time of 5 minutes। तो आपने देखा बेटा चार्ज जो है वो है 90 कूलम और टाइम जो है दैट इज 5 मिनट। बट हमें टाइम तो किस में चाहिए था? टाइम हमें चाहिए सेकेंड्स में। तो इसका मतलब वी नीड टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड। तो ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 60 से, तो 300 सेकेंड। अब पूछा क्या है? करंट। करंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। So this is 90 by 300। कितना आएगा? When you will solve this, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 एम्पियर। हाँ जी, सही है आपका आंसर, वेरी गुड, 0.3 एम्पियर आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ट्राई करें सभी बच्चे, जल्दी से ट्राई करें। क्या है क्वेश्चन? देखिए, a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, इस बार हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड्स वुड बी रफली। तो ध्यान से देखना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, यानी कि अगर हम करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम यूज करेंगे तो इसकी जगह पे इट्स बेटर टू यूज NE/T, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया, n पूछा गया, तो ये फॉर्मूला लगाना सही रहेगा। अब उसने क्या कहा कि करंट कितना है? 1, ठीक है ना, n हमें निकालना है, और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और कितने टाइम में? 16 सेकेंड में। देखो इधर ऐसे डलेगा कि नहीं? यस। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा। ये डेसिमल को काटोगे तो नीचे क्या आएगा? 10। अभी यहाँ पे देखोगे तो 16 से 16 काट सकते हैं। अच्छा अब देखो 10 की पावर -19, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -19 -1, यानी कि 10 की पावर -20। अब बेटा इसको यहां लेके आओ, लेके आओगे तो माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। यस, तो आंसर कितना आ रहा है?
10 की पावर 20। बताओ आपका भी ये आंसर है क्या? यस, 10 की पावर 20 आपका आंसर जाएगा। समझ में आया? बढ़िया। तो ये बात हो गई हमारी करंट के बारे में। करंट हमें समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है? नेक्स्ट टर्म आ जाती है पोटेंशियल। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल? बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैम ये पोटेंशियल क्या होता है? देखो बेटा, पोटेंशियल बेसिकली अगर हम थोड़ा डेफिनेशन के उससे चलें कि अगर आपको एग्जाम में आता है डिफाइन करो, तो ये ध्यान रखो, पोटेंशियल ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है किसी चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए। जैसे मान लो ये चार्ज, मान लो इंफिनिटी पे बहुत दूर है, और इसको ना हम यहाँ लाना चाहते हैं। मान लो कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी प्रेजेंस में इंफिनिटी से लाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको रिपेल करेगा ना, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उसको यहाँ तक लाने के लिए। तो वो वर्क डन बाय चार्ज को ही हम क्या बुलाते हैं? पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इज defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to this point. इसको हम V से डिनोट करते हैं, और ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है V लिखा है जिसपे, ये एक्चुअली एक डिवाइस है जो क्या मेजर करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया मैम? अभी तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था ना। हाँ जी, मैंने अभी आपको पोटेंशियल बताया है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है, ठीक है ना, उसका नाम क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और ये हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट होती है? पैरेलल। पैरेलल, और पैरेलल में क्यों कनेक्ट होती है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है हाई। ये भी ध्यान रखेंगे, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। करंट को मेजर करने वाला एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो। सही है। अब देखो इधर, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो आप वहां से यहां तक लेके आए, तो यहां तक लाने के लिए मान लो आपका पोटेंशियल कितना लगा? V। मान लो अब यहां से आप इस पॉइंट तक लाए, तो यहाँ पे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? WB, VB। सो VB इज WB बाई Q, और ये क्या हो गया? WA बाई Q। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स एट पॉइंट A एंड B। तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, WA बाई Q माइनस WB बाई Q। क्लियर? सही है। ओके, चलो यहां तक क्लियर है। अब छोटी छोटी बातें हैं कि पोटेंशियल जो है उसकी यूनिट की बात करेंगे तो वो वोल्ट्स होता है, बट इसी के साथ साथ आप चाहो तो इसे मिली वोल्ट में यूज कर सकते हो, विच इज 10 की पावर -3। आप इसे माइक्रो वोल्ट में यूज कर सकते हो, विच इज 10 की पावर -6। किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, इस तरह से अलग अलग यूनिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी यूज करनी है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चल सकते हैं। हाँ जी, ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि वोल्ट मीटर जो है वो यूज किया जाएगा, और वो भी कैसे यूज किया जाएगा? देखो ध्यान से, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। आइए चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और क्लैरिटी आ जाएगी। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि कितना वर्क डन करना पड़ता है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट टू दिस पॉइंट। बेटा ये जो पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल पे है 128 वोल्ट, ये लो पोटेंशियल पे है 118 वोल्ट। चार्ज कितना है? 2 कूलम जो मूव करना है। ठीक है, वर्क डन पूछा है। अभी मैंने आपको पढ़ाया उसमें क्या बताया था कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WB माइनस WA बाई Q। ऐसा हमने बात किया, जिसको कहीं ना कहीं हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है V2 माइनस V1 इक्वल्स टू W बाई Q, है ना? इसका मतलब यही हो गया ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डालो वोल्टेज किसकी बड़ी है? 128 माइनस 118 इक्वल्स टू W बाय चार्ज। चार्ज कितना है? 2। 128 माइनस 11 कितना हो गया? 10। इसको यहाँ ले जाओ इंटू 2, तो बेटा आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 20 जूल। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 20 जूल। इज इट करेक्ट? यस, समझ में आ गया? ओके मैम, समझ में आ गया हमको, बहुत बढ़िया। और दिखाइए क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है?
बताओ बताओ बताओ, क्या होता है वोल्टेज? W बाय Q। Q क्या होता है? करंट इनटू टाइम। सही बात है। तो कौन सा वाला सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, तो हमने समझ लिया करंट, हमने समझ लिया वोल्टेज। अब आ जाते हैं अपने वेरी फेमस ओम्स लॉ पे। यस, ओम्स लॉ वाज गिवन बाय वेरी फेमस साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। ही वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने रिलेशनशिप दिया किस किस के बीच में? वी और आई के बीच में। और वी और आई के बीच में रिलेशन देने के लिए उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो, वी आर गोइंग टू डू वन एक्सपेरिमेंट जिससे वी और आई के बीच में रिलेशन निकलेगा, बट इसमें कंडीशन रहेगी कि हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर वी आर गोइंग टू मेक दिस सेटअप एंड फिर हम अकॉर्डिंगली रीडिंग लेंगे। तो उन्होंने नोटिस किया जैसे जैसे वो वोल्टेज को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा था। मतलब वी जो था वो कहीं ना कहीं हम देखो ऐसे लिख पा रहे थे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उन्होंने कांस्टेंट से रिप्लेस किया था जिसका नाम हमने क्या रखा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। करेक्ट। तो यहां से हम आर लिख पा रहे हैं वी बाय आई। वी बाय आई। तो बेटा इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछते हैं वी वर्सेस आई का ग्राफ के बारे में, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सही बात है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता है। तो ऐसा आपको ग्राफ मिल जाएगा। और हमने ऐसा नोटिस किया जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो इस चीज को करते हैं सेटिस्फाई। तो कभी मान लो आपको ग्राफ दे दिया जाए और पूछ लें कि रेजिस्टेंस बताओ, तो बेटा आप रेजिस्टेंस कैसे बता सकते हो? स्लोप निकाल के। स्लोप निकाल के हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्लोप के लिए हम फॉर्मूला सीख चुके हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, तो वो आप लगा लोगे। क्लियर? यस। चल, इसी तरह से हम ये क्वेश्चन करके देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए वो ट्राई करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? ध्यान से देखो। V वर्सेस I का ग्राफ है। ग्राफ है, राइट? आप देख पा रहे हो 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 6 है, 4 पे 8 है। अब इनका ये कहना है कि अगर हम आपसे पूछे 10 वोल्ट के बारे में, तो 10 वोल्ट पे आप हमें बताइए कि कितना करंट होगा। तो जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं, है ना, देखो ध्यान से, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, तो 10 पे क्या है? 10 पे क्या होना है? लग रहा है कि 10 पे क्या होगा? 10 पे जरूर क्या होगा? 5। ठीक है ना, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 10 पे जो करंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5 एम्पियर। ठीक है। और देखो क्या पूछा बेटा? रेजिस्टेंस पूछा है। अब रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था? वी कैन फाइंड आउट द स्लोप। अब स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब हमको क्या चूज करने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट। तो चलो सबसे बेस्ट क्या रहता है? ये वाला कोऑर्डिनेट ले लो, 0,0। ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं? ये ले लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? y, तो दिस इज 5, 10, ऐसे लिखेंगे। चलो, y2 मतलब कितना है? 10, y1 कितना है? 0, सो 10 माइनस 0, और x2 कितना है? 5, x1 कितना है? 0, सो 10 बाय 5 दैट इज 2 ओम। ओम मैंने क्यों लिखा? बिकॉज ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? ओके। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा है। When a high resistance voltmeter is connected directly across an electric bulb, its reading is 2 volt. है ना, कि अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं किससे? इलेक्ट्रिक बल्ब से, तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा रीडिंग क्या आ रहा है? 2 वोल्ट। नाउ इलेक्ट्रिक सेल इज आल्सो कनेक्टेड जिसकी रीडिंग कितनी है? 0.4 एम्पियर। तो हमें सर्किट को ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है। अच्छा मैम, आप सर्किट ड्रॉ करा रहे हो पर आपने पहले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स तो बताए नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बता देती हूँ ताकि फिर हम क्या बना पाए? सर्किट ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में भाई क्या होता है? अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सिंबल होता है ये किसके लिए होता है? दिस इज फॉर सेल। और ऐसे ही हम कई सारे सेल आपस में कनेक्ट कर दें, ऐसे ये लाइन लगाना मत भूलना बीच में। ओके, ये कनेक्ट होनी चाहिए इस तरह से। इसको बोलते हैं बैटरी, है ना, बैटरी। एमीटर का सिंबल कैसा होता है? एमीटर का सिंबल ऐसा होता है, दिस इज माय एमीटर। हाँ जी, ये होता है वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव। यस। उसी तरह से हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो अभी मैंने आपको बताया वो ऐसे ड्रॉ होता है। वहीं हम बात करें अगर रियोस्टेट की,
तो रियोस्टेट के लिए आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो या फिर ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना रियोस्टेट के लिए। रियोस्टेट एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लो अगर 500 ओम रेजिस्टेंस है तो वो नहीं, आप उसको बार बार चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, 150, 120, 160, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम थोड़ा और चीजें जैसे छोटी छोटी ऐड कर दें। जैसे मान लो आपको ये बनाना है तो दिस इज योर ओपन की, ये आपका कैसा हो गया क्लोज की, ठीक है। बस इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए क्या बोला इसने, सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोला, जो सिचुएशन दी गई है उसके हिसाब से। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक बल्ब दिया है ना, तो बल्ब को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। अब बल्ब के पैरेलल में वोल्ट मीटर ऐसे लगाओगे, ये आपने लगा दिया यहाँ पे इस तरह से। क्या लगाना है, सेल लगाना है। तो सेल लगाना है तो फिर तो एक ही बनाना पड़ेगा। चलो एक बना दिया हमने इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। आई, ये सर्किट बना दिया हमने, ओके। ये 2 वोल्ट लिख दो यहाँ पे, here we have 2 वोल्ट, और जो करंट यहाँ से जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0.4 एम्पीयर, ओके। अब उसने बोला है आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। तो हम रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, V/I, ये सिखाया मैंने भी आपको, है ना। तो बेटा 2 आपका यहाँ पे वोल्टेज है, करंट आपका 0.4 है, पॉइंट काटोगे तो ये ऊपर 0 आ जाएगा। सो ये कितना हो गया, 5 ओम। समझ में आ गया, मतलब ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है, ओके। ध्यान से देख लो बेटा, ये आपके क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आपके 3 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल ऐसे पूछते हैं वो आपसे, ठीक है ना। फिर उसने बोला कि कौन सा लॉ हमने यहाँ यूज किया, तो हमने कौन सा लॉ यूज किया यहाँ पे, ओम्स लॉ, है ना। कौन सा लॉ यूज किया, ओम्स लॉ, ओके। अगर आप इसमें ग्राफ बनाएंगे तो वो पूछ रहे हैं ग्राफ कैसा बनेगा, भाई अगर हमारे यहाँ पे ओम्स लॉ लग ही रहा है तो ओम्स लॉ में तो हमें पता है ना V वर्सेस I का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, आंसर। समझ में आया, ओके। बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स और होते हैं जो हम ध्यान रखने होते हैं इसमें, जैसे कि मान लो अगर आपका V वर्सेस I का ग्राफ दिया हुआ है ना, और आपको ना अलग अलग ऐसे स्लोप्स दे दिए, R1, R2, R3, और आपसे पूछ लिया भाई ये बताओ अकॉर्डिंगली किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, ऐसे ग्राफ में। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जिसका वोल्टेज ज्यादा है, देखो ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो जिसमें क्या है, करंट सबका सेम है, करंट सबका सेम है। अब क्या चेक कर लो, वोल्टेज। तो वोल्टेज जिसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना, तो जिसकी वोल्टेज ज्यादा होती है उसी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। करंट को हमने क्या कर लिया, सेम। अभी इसी में ना हो सकता है आपका ग्राफ में ना यहाँ करंट बनाओ, यहाँ वोल्टेज बनाओ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपने क्या किया, किसी वोल्टेज को कॉमन ले लो, वोल्टेज सेम ले लो सबके लिए। अब जिसका करंट ज्यादा, जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ठीक है। ये ध्यान रखना है दोनों ग्राफ में, ओके। क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर इस क्वेश्चन में ना आपको बेटा कई बार क्या होता है ना, रेदर देन दिस दे आस्क फॉर द टेम्परेचर, है ना। आपको कम मिलेगा बुक्स में, लेकिन फिर भी पूछ भी सकते हैं T1 T2, तो हमको पूछा जाएगा किसका टेम्परेचर ज्यादा है, 1 का या 2 का या दोनों सेम है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। तो अगर हमें ये पता है कि इस केस का रेजिस्टेंस ज्यादा था, है ना, फर्स्ट में ज्यादा है ना, ये वाला अगर मैं बात करूं दिस इज R1, दिस इज R2, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर भी फर्स्ट का ज्यादा होगा, सेकंड का कम होगा, ओके। ये ध्यान रखना, अच्छे से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ये सवाल। तो हम यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, T1 स्मॉलर देन T2 स्मॉलर देन T3, यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, मान लो ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ओके। जरूर से ये याद रखना, फाइन, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी करंट फ्लो करने की कोशिश करता है किसी वायर में, तो
जो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को ना आगे बढ़ने दे, उसको अपोज करे, उसी को क्या बुलाते हैं? रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। अब ध्यान से सोचे तो रेजिस्टेंस ना, ऐसा लगता है हमें यार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाय I होता है, तो मतलब वो V पे डिपेंड करता होगा और I पे डिपेंड करता होगा, बट एक्चुअली वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस V पे भी डिपेंड नहीं करता, I पे भी डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस के कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसपे वो करता है डिपेंड, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, है ना, लेंथ कितनी है वायर की, एक तो इस बात पे डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितनी लंबी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो वायर जितनी मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किसी भी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। हाँ जी, इसी के साथ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल कैसा लिया भाई आपने। अगर मान लो कंडक्टर लिया है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है ना, इट हैज अ गुड प्रॉपर्टी टू कंडक्ट। वहीं आपने इंसुलेटर लिया होगा तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इन्हीं सबको अगर हमने कंबाइन करके एक साथ लिखा तो हमें क्या मिला? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, R इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो रो मिला है ना वो हमें कांस्टेंट की जगह पे मिला है और इसे एक नया नाम दिया गया जिसे क्या बुलाते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो लिखा जाता है RA बाय L। R की यूनिट क्या होती है? ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। क्या हो गई? ओम मीटर। इसी के साथ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करते हैं फटाफट से, देखो ध्यान से। एक हमारे पास टर्म होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ये होता है कि कितना उसने क्या किया, उसको अपोज किया, करंट को फ्लो करने में अपोज किया। वही कंडक्टेंस होता है कि कितना अच्छा वो फ्लो करने दे रहा है ना। उसी तरह से एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारा इनवर्स ऑफ क्या होती है? रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। गॉट इट? ओके, चल अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें पूछ लेते हैं कि बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आखिर फर्क क्या है ना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या? देखो, क्योंकि रेजिस्टिविटी पहले समझे ना क्या चीज है। तो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली समथिंग विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी भी यही है कि जो करंट को अपोज करने दे, और रेजिस्टेंस भी हमने ये बोला था विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। सो हाउ दे बोथ आर डिफरेंट एक्चुअली। तो ध्यान से सुनिए, एक्चुअली रेजिस्टेंस के साथ सीन क्या है ना, रेजिस्टेंस ना कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ, एरिया, मटेरियल, है ना, टेम्परेचर, इन सब पे। लेकिन हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर और दूसरा मटेरियल। मटेरियल, अगर आपने मटेरियल नहीं बदला, अगर आपने मटेरियल नहीं बदला तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। जैसे मान लो ये आयरन का बना है, ठीक है, और ये इतना साइज है, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी मान लो 5 मान लेते हैं, ऐसे मैंने एग्जांपल के तौर पे 5 मान लिया। अब मान लो मैंने इसको ना लंबा कर दिया, खींच दिया, लेंथ बढ़ा दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, मोटा या पतला कर दिया, तो आप देखोगे कि अगर ये मटेरियल आयरन का ही है, मटेरियल नहीं बदला, तो इसकी रेजिस्टिविटी रहेगी सेम। रेजिस्टेंस बदल जाएगा पर रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम। ठीक है ना, समझ में आया बात कि अगर हमारा मटेरियल नहीं बदलेगा तो रेजिस्टिविटी भी नहीं बदलेगी। गॉट इट? चल, अब रेजिस्टेंस के लिए छोटे छोटे सवाल जो आते हैं वो देख लो। पहला सवाल ऐसा पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो इसका लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, आपने क्या किया, इसकी लेंथ को बढ़ा के क्या कर दिया? 3 टाइम्स। ठीक है, नई लेंथ कितनी हो गई? 3 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है? ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, पहले R इक्वल्स टू रो L बाय A था, अब कितना हो गया है? रेजिस्टिविटी तो नहीं बदली ना, मटेरियल तो सेम है। L डैश क्या हो गया? 3L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। सो दिस इज 3 रो L बाय A। तो ये क्या आ गया? 3R। 3R। बस इस तरह से कर देंगे क्वेश्चन।
तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपने लेंथ को थोड़ा बढ़ा दिया या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो सिंपली आपने क्या करना है, वो जो नया वाला आर डैश है उसमें आपने जो चेंजेस हुए हैं वो डाल देने हैं। सही है। दूसरा, अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, कई बार ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने वायर को क्या किया है, स्ट्रेच करके खींच के लंबा किया है, तो उस केस में जब नया रेजिस्टेंस आपसे पूछेंगे तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि उसमें वॉल्यूम में चेंज तो नहीं हुआ ना, वॉल्यूम तो पहले जितना था उतना ही नया वॉल्यूम है, राइट। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपका आंसर हमेशा सही आएगा। देखो ध्यान से, जैसे मान लो पहले लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, आपने खींच के मान लो उसको n टाइम्स लंबा कर दिया, n टाइम्स लंबा कर दिया। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब आप n टाइम्स इसको लंबा करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स आधा हो जाता है। तो नए रेजिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, n स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये कब यूज करना है, जब वायर को स्ट्रेच किया गया होगा या फिर वॉल्यूम चेंज नहीं किया होगा, आपने वॉल्यूम में चेंज नहीं किया तब। जैसे मान लो उसने क्या बोला, हमने वायर को खींच के 4 टाइम्स लंबा कर दिया, 4 टाइम्स, तो बताइए नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम कहेंगे नया रेजिस्टेंस पुराने के 16 टाइम्स होगा। उसने बोला कि खींच के लंबा 2 गुना कर दिया, तो यानी कि 2 स्क्वायर इंटू आर, यानी कि नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो पुराने के 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए आगे आ जाइए। तो ये बेटा रेजिस्टेंस का सिंबल है, एक्चुअली में रियल लाइफ में ये ऐसा दिखता है। ओके, आइए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डबल, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कर दिया गया है डबल, तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा आंसर करेक्ट। तो व्हाट डू वी नो कि रेजिस्टेंस जो है वो इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, आप वोल्टेज को करंट को कम ज्यादा कर भी लोगे तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने नए वाले केस में वोल्टेज को 2 गुना कर दिया तो करंट क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। तो हमने तो ये बोला भाई जितना रेजिस्टेंस यहाँ था उतना ही यहाँ होगा, ठीक है ना। तो आप कैसे लिख सकते हो, 2v बाई आई डैश, इसे भी कैंसिल, तो आई डैश कितना आ जाएगा, 2 इंटू आई। आया ना मजा, हाँ जी, आया समझ में बच्चों। तो इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए अपने अलग अलग सवाल, हाँ जी, ओके। अब देखो ये एक और क्वेश्चन देखिए, देखो ध्यान से, एग्जाम में आता है कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और कौन सा वाला इसमें से सही कनेक्टेड है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जो एमीटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, वो तो गलत है, ये तो सीरीज में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इनकरेक्ट। और देखो, अब देखो यहाँ पे तुमको सही दिख रहा है कि वोल्ट मीटर पैरेलल में है, एमीटर सीरीज में है, बट एक गड़बड़ है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला। देखो ध्यान से, इसमें पूरा सारी चीजें सही बनी हुई है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट, है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। ओके, देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्या बोला इसने, अगर वायर गर्म हो जाए, अगर वायर हॉट हो जाए तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब देखो हमारा ग्राफ किसके बीच में गिवन है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, नॉट वी वर्सेस आई वर्सेस वी का ग्राफ है, तब उसने स्लोप पूछा है। वी वर्सेस आई होता है जब स्लोप पूछता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब उसका उल्टा है, उल्टा है तो इसका मतलब जो स्लोप होगी वो क्या हो गई, 1 बाय आर, और 1 बाय आर क्या होता है, हाँ जी बताओ बताओ, दैट इज कंडक्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, ये हो जाएगा करेक्ट। ओके, अब देखो कई बार इस तरह के सवाल भी पूछ लेते हैं, क्या पूछा है इन्होंने, देखो लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, एंड दे आर आस्किंग फॉर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे रो एल बाय ए लगाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, वी बाय आई। बेटा यहाँ पे ना वोल्टेज और करंट गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से चेंज किया है। फिर हम क्या करेंगे ना, आर की जगह पे वी बाय आई डाल सकते हैं, फिर रो एल बाय ए। अब वोल्टेज देखो कितनी है, वोल्टेज इज 2,
करंट इज 4, रेजिस्टिविटी निकालनी है, लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 की पावर -6। सही बात है, ये कट जाएगा। 1/2 कितना होता है, दैट इज 0.5, और 10 की पावर -6 को वहां लेके जाओगे तो 10 की पावर +6। बट ऑप्शंस में तो हमारे पास क्या है, सॉरी +6 नहीं, सॉरी -6 में ही रहेगा, बट 1/2 है ना, तो 0.5। तो इसलिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन डी। यस, 1/2 क्या है, 0.5, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा है ना, दैट इज इक्वल्स टू रो। अब इसको आप रीअरेंज करो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो कितना बनता है, 5 इंटू 10 की पावर -7। हाँ जी, समझ में आया। तो बेटा मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करा दिए हैं, जिसमें हमने वोल्टेज देख लिया, करंट देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी भी देख लिया। यस, ओम्स लॉ की भी अच्छे से बात कर ली, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। बट मैम एक काम करोगे क्या, वो जो आपने करवाया था ना, वो रेजिस्टेंस में आपने ये चेंज किया, वो चेंज किया, उसका अगर सवाल करा दोगे तो मजा आ जाएगा। अच्छा ऐसा है तो देख लो ये क्वेश्चन, देख लो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे पास एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया। डबल कैसे किया भाई, इसको मोड़ के इसके ऊपर ही रख दिया, देखो ध्यान से, इसको फोल्ड करके ऐसे रख दिया। सही है, फोल्ड करके ऐसे रखोगे तो भाई लेंथ पहले एल थी, तो अभी यहाँ कितनी हो जाएगी, l/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ए था, तो अब कितना हो जाएगा, 2a, है ना। तो वो पूछ रहे हैं नया रेजिस्टेंस बताइए ना, इसीलिए तो मैंने ये किया। तो r डैश इज रो, देखो लेंथ क्या है, l/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 2a। तो बेटा जो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करिए उसको बाहर ले लिया करो, 2 2 जा 4, तो 1/4 रो l/a। हाँ जी, और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि रेजिस्टेंस जो कि रो l/a था इनिशियली, वो कितने के इक्वल है, 12 ओम के इक्वल है। तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, हमने चेंजेस करके डाल दिया यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, 1/4 इंटू 12, यानी कि 3 ओम, है ना, 3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसने पूछा था भाई नया कितना होगा, तो नए के लिए हमने रो l'/a' किया, जो जो चेंजेस हुए वो पुट किए, वी गॉट द आंसर लाइक दिस। समझे, चलो देखो अब हम बात करते हैं आगे, और बात कर लेते हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। मतलब जो रजिस्टर होते हैं ना, वो आप अलग अलग तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सही है, देखिए तो रजिस्टर ना बेटा दो तरह से कनेक्ट हो सकता है, वन ऑफ द वे इज सीरीज एंड द अदर वन इज पैरेलल। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। अब इसमें देखिए ध्यान से, जैसे मान लो एक ये रजिस्टर है आपके पास R1, एक दूसरा रजिस्टर है R2। हमेशा कैसे ध्यान रखना, है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम समझ में ही नहीं आता सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में तो कुछ ही समझ में नहीं आता, है ना। तो इसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा ना ये ध्यान रखना, रजिस्टर में ना दो लेग होते हैं, 1 2, 1 2, ठीक है। जब इस रजिस्टर का सेकेंड लेग फर्स्ट से कनेक्टेड हो, और फर्स्ट इसका जो लेग है वो किसी और से कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि एमीटर से, बैटरी से, की से, और इसका भी जो 2 है वो भी ऐसे किसी और से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर हमें ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, बीच में कुछ ना कुछ है, तो ये होगा कंडीशन किसका, सीरीज का, ठीक है ना। और एक और बात, बीच में से ना यहाँ से भी कोई वायर नहीं जानी चाहिए कि आपको लगे कि यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, तो कोई वायर नहीं जानी चाहिए, बस डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, तो ये सीरीज में होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि देखो इसका फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, दूसरे रजिस्टर का ये फर्स्ट लेग, और इस रजिस्टर का ये सेकंड लेग, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड डायरेक्टली, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, तो फिर हम कह सकते हैं कि दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो हम बोलेंगे ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो बेटा अगर ये ऐसे कनेक्टेड हैं तो इसके लिए जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए, वो हो जाता है R1 प्लस R2, और वहीं पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन लाइक दिस। जितने भी आपने कनेक्ट किए हैं, बट फिलहाल हमने दो ही किए हैं तो उसके लिए हम लिख लेते हैं। ओके, कई बार क्या होता है ना, दो के लिए आप ना डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी चल जाएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2,
बट ज्यादा हो तो फिर आपको लंबा लिखना पड़ता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन लाइक दिस। यस, समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टर्स जो सीरीज में है, क्या उसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, क्या उसी तरह से पैरेलल में कुछ ध्यान रखना होता है क्या? तो बेटा देखो, सीरीज में हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि सीरीज में ना जो करंट होता है वो सेम होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस यहाँ है और जो यहाँ है, इन दोनों के अक्रॉस ना करंट सेम फ्लो करता है, डिवाइड नहीं होता, करंट रिमेन सेम, करंट सेम रहता है। और वोल्टेज क्या करती है? वोल्टेज डिवाइड करती है, वोल्टेज डिवाइड करती है, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है तो इसके क्रॉस V2 होगी, ये ध्यान रखेंगे। ओके, हाँ, और एक और चीज अच्छी बात है कि यहाँ पे जैसे आपने वोल्टेज कितना लिखा, लेट अस सपोज आपने लिखा वोल्टेज V, तो यही वोल्टेज यहाँ डिवाइड होती है, मतलब V जो होगा वो आपका V1 प्लस V2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब चलो पैरेलल में बात करें, तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? पैरेलल में सेम रहता है वोल्टेज, तो इसके क्रॉस V है, इसके क्रॉस भी V होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या डिवाइड होता है? करंट। जैसे आपने मान लो यहाँ से करंट I दिया है, तो इसके पास करंट जाएगा I1, इसके पास जाएगा I2, तो करंट वेरीज, चेंज होता है, लेकिन V रिमेन सेम, पैरेलल में V सेम रहता है, और जो करंट है ना वही जो आपने यहाँ पे देखा ना टोटल करंट, वही जाके आगे डिवाइड होता है I1 प्लस I2। सॉरी सॉरी, है ना, समझ में आया इतना? देखिए अब आगे, तो रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल हमें समझ में आ गया। अब इसी के लिए इसलिए यहाँ पे एक सवाल कर लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे हमने बात किया कि आपके पास 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम इस तरह से हैं, और साथ में क्या लगा हुआ है? 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। अब बताइए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या समझ में आ रहा है, रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में? यस, दे आर इन सीरीज, वेरी गुड, ये सीरीज में है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। ठीक है, इसका मतलब देखो सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच में क्या आएगा? अलग अलग आएगा, जबकि करंट क्या रहेगा? सेम, करंट क्या रहेगा? सेम। अब कैसे निकालते हैं इसको बेटा? सबसे पहले तो तरीका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेना चाहिए। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि तीनों ही डायरेक्टली सीरीज में हमें मिल रहे हैं, तो हम लगा लेते हैं अपना 5 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना, कितना आएगा? 10 ओम। तो पहला स्टेप तो ये रहता है। दूसरा स्टेप रहता है कि हम निकाल लें करंट, करंट, ठीक है ना। तो करंट कैसे निकालते हैं? कितना वोल्टेज गिवन है? 30, आर इक्विवेलेंट अभी कितना मिला? 10, तो यानी कि हमारा कितना करंट फ्लो करेगा इसके क्रॉस? 3 एम्पियर, है ना। और हमने क्या बोला था? सीरीज में करंट रहता है सेम, यानी कि सभी के अक्रॉस करंट कितने जाने वाला है? 3 एम्पियर जाने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इजिली इनके अक्रॉस क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट कितना है? 3, रेजिस्टेंस कितना है? 5, तो कितना आ गया? 15 वोल्ट। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, I इंटू R2, करंट कितना है? 3, ये कितना है? 2, सो 3 2 जा 6 वोल्ट, एंड द थर्ड वन इज 3 इंटू 3, दैट इज 9 वोल्ट। क्लियर? अब बेटा मैं अगर आपको पूछूं ना कि एक बार इनको ऐड करो, V1 प्लस V2 प्लस V3 करो, तो कितना आ रहा है? देखो 15 प्लस 6 प्लस 9, आर यू गेटिंग 30? यस। तो देखो यहाँ पे वो सेटिस्फाई भी हो गया ना, जो मैं आपको कह रही थी कि देखो जो वोल्टेज होता है वही एक्चुअली डिवाइड होता है। आ गया ना आपका 30 के इक्वल? आए समझ में? तो बस इन स्टेप्स को ध्यान रखना है। आपका कोई भी सवाल आए, अपने को क्या करना है? सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है, फिर उसके बाद कोशिश करना है कि हम करंट निकाल लें, और फिर देख लें करंट डिवाइड हो रहा है कि सेम जा रहा है, उस हिसाब से हम आगे फर्दर चीजें निकाल सकते हैं। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका सीरीज के लिए। और वैसे ही एक क्वेश्चन देख लें अगर हम पैरेलल के लिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है हर एक के क्रॉस, है ना। तो मैम ये तो थोड़ा अलग सवाल है, क्या इसमें भी ये स्टेप्स कर सकते हैं हम? हाँ जी, आप इसमें ये स्टेप्स सॉल्व यूज कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले हम 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करेंगे, दिस इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, कितना होगा इसका एलसीएम? बताइए, 2 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1,
तो ये कितना आ गया 1, यानी कि आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया 1 ओम के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, करंट निकालने का। तो करंट, टोटल करंट निकालने के लिए हम V बाय आर इक्विवेलेंट लगा लेते हैं। V कितना है 24, ये कितना निकला है 1, यानी कि करंट कितना फ्लो करेगा 24 एम्पियर। ध्यान से सुनना बेटा, 24 एम्पियर ना यहाँ टोटल करंट है, लेकिन सबके अक्रॉस ना करंट अलग अलग होगा। ठीक है, सबके अक्रॉस करंट अलग अलग होगा। बट हाँ, एक चीज ध्यान से सोचो, यहाँ 24 वोल्टेज है तो इसके क्रॉस भी तो 24 वोल्टेज होगा, क्योंकि तो पैरेलल में है। और इसके क्रॉस भी 24 होगा, इसके क्रॉस भी 24 होगा। ये बात तो सही बोल रहे हो मैम आप। तो बस फिर तो हमारी काम बन गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम करंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V बाय आर, यानी कि 24/6। सो यानी कि यहाँ पे करंट कितना आ गया 4 एम्पियर। यस, उसी तरह से देखिए 24/3, ये आ गया 8 एम्पियर। और यहां पर भी इसी तरह से 24/2 यानी कि 12 एम्पियर। बोलो आ रहा है कि नहीं? यस। और अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको बोला था कि करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, ऐड करना जरा इन्हें, तीनों को ऐड करो। आर वी गेटिंग 24? यस, इसका मतलब दिस इज ट्रू कि करंट जो होता है, टोटल करंट जो होता है वो इस तरह से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना? क्लियर है यहाँ तक? चल, ओके, क्लियर। अब मैम यार थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करा दो, हमको ये समझ में आ गया है, बट हमें ना ये समझ में नहीं आता, जब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है ना इनके बीच में, तब मेरे को समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था वो लॉजिक अगर आप लगा लेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। देखो ध्यान से, ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, तो जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा जाता है ना, सबसे पहले तो उसके अक्रॉस बैटरी बना लिया करो। बना लिया हमने बैटरी। अब क्या करो, अब चेक करो, देखो ये वाला लेग और इसका ये वाला लेग आपस में कनेक्टेड है, सही है। क्या ये वाला और ये वाला आपस में कनेक्टेड है? नहीं है ना। इसका मतलब दे बोथ आर इन सीरीज। यस, दे बोथ आर इन सीरीज। उसी तरह से ये वाला लेग देखो इसका, और ये वाला लेग देखो, ये भी आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, बीच में से कोई वायर नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रही, और ना ही इसका इससे कनेक्शन है। इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हैं, ऑल थ्री आर इन सीरीज, है ना, आर आर एंड आर। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, इसको आपको सॉल्व करोगे, आर प्लस आर प्लस आर, 3R। नीचे देखो, यहाँ पे क्या है आर, और इसी के अक्रॉस क्या है ए बी पॉइंट, है ना, इसके क्रॉस। तो बेटा ये दोनों आपस में कैसे हैं, दे बोथ आर इन पैरेलल। यस, दे बोथ आर इन पैरेलल। तो अब आपको लगा लेना अपना आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो, अब क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी। ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया पोर्शन, जिसमें 3R/4 हो गया। अब नेक्स्ट पूछा है एसी के अक्रॉस। अब जिसके अक्रॉस पूछा होता है उसके अक्रॉस हमें क्या लगा लेनी होती है, बैटरी। ये हमने लगा ली बैटरी, है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो ये क्या हो गया 2R, देखो ध्यान से, सीरीज में है ना। और ऐसे ही ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि ये देखो बीच में से वायर आ रही है ना, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो 2R हो गया, और आपस में अब कैसे हो गए, दे आर इन पैरेलल, है ना। बस इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है। बोलो हो जाएंगे कि नहीं? यस, हो जाएंगे कि नहीं? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनकी जगह पे क्या होगा 1 ओम। फिर ये दोनों भी कैसे हैं, पैरेलल में, इनकी जगह भी 1 ओम, इनकी जगह भी 1 ओम, और इसकी जगह भी 1 ओम। तो ध्यान से अगर हम थोड़ा देखें तो सर्किट हमें बेटा ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये देखो, ये आया ना हमारे पास 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम, आ गया ऐसा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो 1 + 1 इज 2, 1 + 1 इज 2। तो ये तो थोड़ा पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो, तो ये हो गया 2 ओम 2 ओम, आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में, तो रिजल्ट क्या बनेगा 1 ओम, है ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से हमारा पोर्शन यहाँ तक, जिसमें हम लोगों ने बात किया रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की हो गई अब बात। अब क्या बचा है, अब बचा है हमारा लास्ट टॉपिक, जो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी,
हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या बात करते हैं कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में या फिर किसी वायर में थोड़ी देर के लिए ऐसे करंट फ्लो करा दे, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे पंखा होता है, चलते चलते गर्म हो जाता है। हमारे लैपटॉप्स को हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। तो हमने सोचा यार ये क्या है कि करंट से तो चीजें गर्म हो जाती हैं, तो एक काम करते हैं ना, इसका फायदा उठा लेते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि चीजों में करंट फ्लो करा के उससे इलेक्ट्रिक गीजर बना ले, इलेक्ट्रिक हीटर बना ले, इलेक्ट्रिक टोस्टर बना ले। जब वो चीजों को गर्म करके दे ही रहा है, तो क्यों ना हम उसे अपने फायदे के लिए यूज कर ले। यस, तो इसी के बारे में हमें यहाँ बात करनी होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम देख पाते हैं कि जो आपका आइटम्स होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। ओके, तो व्हाट वी हैव नोटिस कि मान लो एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है आर, है ना, और इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी। और हमने नोटिस किया कि जब टाइम टी तक हमने इसमें करंट को फ्लो कराया, तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट सेटअप हुआ, तो दैट इज आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, आई स्क्वायर आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के हिसाब से ये हमें रिजल्ट मिला। इसको ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बुलाया जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि वी आर गेटिंग वन फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। उसी तरह से आप r की जगह पे v और i के टर्म में डाल दो, i की जगह पे v और r के टर्म में डाल दो, तो हमें ऐसे करके ना तीन फॉर्मूलाज मिल गए। किसके, हीट के। एक फॉर्मूला मिल गया VIT और एक फॉर्मूला मिल गया v स्क्वायर बाय आर टी। ठीक है बेटा, जैसे ही हमें हीट के फॉर्मूले मिले ना, अब एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर, ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर वैसा होता है वर्क डन बाय टाइम। बट फिजिक्स में क्या है ना, वर्क डन को हम चाहें तो हीट भी लिख सकते हैं, हीट बाय टाइम। तो वही लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे कि पावर इज हीट बाय टाइम। तो हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से क्या किया ना, हमने पावर का भी फॉर्मूला निकाल लिया, आई स्क्वायर आर। इधर से हमने सेम ऐसे वही किया, तो वी आई, और यहाँ पे भी सेम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरह से हमारे पास हीट के फॉर्मूले भी आ गए एंड साइमल्टेनियसली हमारे पास पावर का फॉर्मूला भी आ गया। ये जो पावर हमको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस एज द इलेक्ट्रिक पावर। जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं ना, उसमें जो पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर के नाम से बोलते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या रहती है, वॉट। ठीक है ना, और हीट की यूनिट क्या रहती है, हीट की रहती है जूल। ठीक है ना, हम यहाँ पे यूज करेंगे जूल। तो पावर के लिए आप जूल बाय टाइम भी यूज कर सकते हो और वॉट भी यूज कर सकते हो। करेक्ट, सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रिक पावर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये कैपिटल पी से रिप्रेजेंट होता है। यस, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कई बार पूछ लेते हैं भाई 1 वॉट बताओ क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई अगर आपने 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस दिया और उसके अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना, ये डेफिनेशन ये लिख देना। ठीक है ना, 1 वॉट पूछेंगे तो ये लिख देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसके अलावा भी पावर की और यूनिट्स हैं, जैसे कि किलोवाट 10 की पावर 3, गीगावाट 10 की पावर 9, हॉर्स पावर सुना है, हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है। यहाँ तक क्लियर है, यस। तो ये हो गया अबाउट दिस। बट मेन क्या है ना, फिजिक्स में अपने को ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या चीज है, ध्यान से सुनो। आप लोगों के घर में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है। किससे लगा होता है भाई, जैसे हमने कितने इस एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, वो कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक मीटर की हेल्प से ही तो पता चलेगा ना कि आपने कितना कंजप्शन किया। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा बिल आता है उसमें ना कैसे लिखा था कि आपने इस महीने 300 यूनिट यूज करी थी, 300 यूनिट्स यूज करी थी, इसलिए आपका इतना बिल आया है ना। यानी कि क्या होता है ना, हर एक स्टेट में ना एक यूनिट का ना प्राइस डिसाइड होता है। जैसे मान लो एक यूनिट का प्राइस डिसाइडेड है 10 रुपए, है ना। हर जगह का अलग अलग होता है, राजस्थान का अलग होगा, केरला का अलग होगा, पुणे का अलग होगा, हर जगह का अलग अलग होता है प्राइस। तो एक यूनिट का 10 रुपए होता है, और हमें क्या बताते हैं कि आपने इस महीने में 300 यूनिट यूज किया, उसके हिसाब से बिजली का बिल दे दीजिए। 300 यूनिट का मतलब 300 गुना 10, 3000 का बिल बन गया, आप बिल दे दीजिए। लेकिन फिजिक्स में 1 यूनिट क्या होता है, फिजिक्स में अगर मैं बात करूं बेटा, 1 यूनिट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर।
ये ना 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, मतलब आपने एक महीने में इतने किलोवाट आवर का कंजप्शन किया। अब ध्यान से सोचिए अगर हम कि किलोवाट आवर यूनिट किसकी है, तो हमको बच्चों को ना देख के वॉट देख के उन्हें लग जाता है पावर की यूनिट है, बट नहीं, ये एक्चुअली किसकी यूनिट होती है? दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है, इसलिए हम ना इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछे अगर व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हम बोलेंगे किलोवाट आवर। ठीक है, क्या यूज करेंगे? किलोवाट आवर। क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि अगर ये यूनिट है एनर्जी की, तो फिर तो किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इनके बीच में रिलेशन बेटा आता भी है एग्जाम में, जिसमें पूछते हैं कि आखिर 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम कर सकते हैं कैसे, 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख ले, है ना, आर को 3600 सेकेंड लिख लो, तो ये क्या लिखा जा सकता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? जूल। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? बढ़िया, मजा आ रहा है? ओके, चलिए तो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस हियर। ओके, फटाफट से देखते हैं क्या क्या सवाल दिए गए हैं। देखो पहला सवाल, an electric heater consumes electricity at the rate of 500 watt and the potential difference between the two terminals of electric circuit is 250 volt। बेटा ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो पावर गिवन है 500 वॉट, और क्या गिवन है? वोल्टेज विच इज 250। पूछ क्या रहे हैं? करंट। क्या हम ऐसा कोई रिलेशन जानते हैं जिससे हम ये निकाल पाए? बोलो बोलो। यस, P इक्वल्स टू वी आई, यानी कि 500 इक्वल्स टू 250 इंटू करंट। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 500 बाई 250 आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। तो करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। चल, और क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है, तो क्यों ना हम फॉर्मूला यूज कर लें, वी स्क्वायर बाय आर। हाँ जी, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो वोल्टेज कितना है? 250 का स्क्वायर, मतलब 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 500। इससे कटेगा तो कितना आएगा? 2। इससे कटेगा तो कितना आएगा? 125। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 125। क्लियर? अरे ज्यादा टेंशन मत लेना, इसमें ऐसे सवाल आएंगे आपके, आपका ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो ध्यान से, जैसे अब देखो दूसरा क्वेश्चन, करंट कितना गिवन है? 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना गिवन है? 220, पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई, तो यानी कि 5 इंटू 220, सिंपल 1100 वॉट आ जाएगा। ठीक है, 1100 वॉट। और क्या पूछा है? और कुछ भी पूछा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल पूछा है। इन्होंने पूछा है एनर्जी कंजप्शन इन 2 आवर्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है? 1100 वॉट, टाइम कितना है? 2 आवर, बट वी शुड यूज इन सेकेंड। तो बेटा आर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 60 इंटू 60 आप करोगे, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। अगर 6 6 36, 36 इंटू 2 कर लेना और फिर इंटू 11 कर लेना, तो यहाँ पे आपका पावर आ जाएगा किसमें? वॉट में। सॉरी, पावर कह रही हूँ, एनर्जी आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ जूल। ठीक है, यहाँ जाइए। अब देखिए और क्या पूछा है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। 4 बल्ब्स मार्क्ड 40 वॉट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 250 वोल्ट में। बेटा आपके ना 4 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, और किससे जोड़े गए हैं? 250 वोल्ट मेन सप्लाई से। पूछ रहे हैं कि टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर पूछ रहे हैं। बट और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हमेशा ना आपको ना किसी भी बल्ब के बारे में अगर हम बात करें, तो बल्ब में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे ना हमेशा आप देखोगे सिर्फ 2 ही चीजें लिखी होती है। क्या क्या? एक तो पावर, है ना, जैसे आप यहाँ देख सकते हो पावर, और एक वोल्टेज। इसको क्या बुलाते हैं ना? इसको ना बुलाते हैं पावर रेटिंग। और इस पावर रेटिंग की हेल्प से ना आप चाहो तो करंट भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, सब चीजें निकाल सकते हो। तो बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे मान लो मुझे अगर रेजिस्टेंस निकालना है इस बल्ब का, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर मतलब 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40।
तो मैं ये कह सकती हूँ ये मेरा फर्स्ट बल्ब है ना, उसका इतना रेजिस्टेंस है। और देखा जाए तो सभी बल्ब का सेम ही रेजिस्टेंस होगा क्योंकि सबकी पावर रेटिंग सेम है। और सभी कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं तो ऐसे में अगर हम सीरीज में बात करें तो कैसे होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से, यानी कि 4 इंटू 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 40 हमारा आर इक्वलेंट आ जाएगा। तो बेटा आपके पास आर इक्वलेंट आ चुका है ना। अब उसने क्या पूछा, टोटल पावर पूछा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे वोल्टेज कौन सी लेते हैं कि आपने किससे कनेक्ट किया है ना। तो ये किससे कनेक्ट किया है, 250 से कनेक्ट किया हुआ है ना, तो 250 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो R है वो बेसिकली R इक्विवेलेंट है क्योंकि आउटपुट पावर में टोटल चाहिए ना, तो R इक्विवेलेंट डलेगा यहाँ पे। तो वो देखो अभी निकाला था ना हमने, ये देखो 4 इंटू 250 का स्क्वायर इंटू 40 नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा, देखो ध्यान से। अब काटो, ये वाला कट जाएगा और ये किससे कटेगा, 10 से। तो यानी कि आउटपुट पावर जो आने वाली है वो क्या आएगी, 10 वॉट। आंसर क्या होगा, 10 वॉट। ओके, तो बस इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लेना है। तो समझ में आया व्हाट वी हैव डन हियर। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने शुरू में बात करी अबाउट द चार्जेस, देन टॉक अबाउट द करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, ये कनेक्शंस के बारे में बात करी। और इसी के साथ हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी पढ़ा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। एक बारी आप इनको अच्छे से देख लो क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, अच्छे से टेस्ट करना। ओके हम लोग अपनी कमिंग वीडियोस में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।